ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग ज़ूलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिकली हम दो पार्ट से डील करेंगे। एक तो होगा एनिमल टिश्यूज और दूसरा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम पहले डील करेंगे एनिमल टिश्यूज से। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के हम देखते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। अब यहाँ इन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हैं, इस ग्रुप को कहा जाता है मेटाजोआ। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में डिफरेंस किस बात का है कि यूनिसेल्युलर के केस में जो सिंगल सेल है दैट परफॉर्म्स all the physiological functions। और वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे तो यहां पर देर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स which perform different physiological functions। और यहाँ जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करते हैं, तब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास एक फीचर है दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। किसी कॉम्प्लेक्स बॉडी में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, बट वो सारे फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो बेसिकली यहाँ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये कैसे होंगे, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे। अब ये जो हमने कहा कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को हम टिश्यूज बोलते हैं। तो हम आगे अब बात करेंगे टिश्यूज के बारे में, ठीक है। सो तुम में से कोई इस टर्म को डिफाइन कर सकता है? टिश्यू क्या है? टिश्यू Group of cells performing similar structure, similar function. ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे हम? सिमिलर ओरिजिन। यस, origin. So group of cells having similar embryonic origin and they perform similar function, ठीक है। तो टिश्यू जो वर्ड है इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर या हम कहें ऐसा भी होगा कॉमन या सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अब जब बात आती है कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की, तब हमको डिस्कस करना चाहिए कि ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है क्या, ठीक है, कब टिश्यूज बनेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। सो आई होप तुम्हें क्लास 12th का वो चैप्टर याद है, रिप्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हो, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है।
क्या बोलते हैं उसको? Zygote. जाइगोट बनता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होता है इसमें होती हैं कुछ डिविजन्स। ये डिविजन्स कैसी होती हैं, माइटोटिक या मियोटिक? Mitotic. Mitotic. माइटोटिक होती हैं, और इन डिविजन्स को हम Cleavage. क्लीवेज बोलते हैं। देखो क्लीवेज टर्म यहाँ यूज होता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है माइटोसिस से। जो रेट है डिवीजन का उसमें डिफरेंस है। क्लीवेज का जो रेट ऑफ क्लीवेज में जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस, और फास्ट होगा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी। तो ये सारे डिफरेंसेस हम जब एक्चुअल में क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का थोड़ा सा पार्ट देखते हैं जहां पर टिश्यू की डेवलपमेंट की बात आ रही है। तो जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो पहले तो बनेंगे दो सेल्स। ठीक है, यहाँ क्लीवेज हुआ, ये बन गए दो सेल्स, ये आ गई टू सेल्ड स्टेज। ठीक, इसके बाद अगेन क्लीवेज होगा। सर क्लीवेज क्या है? क्लीवेज नहीं पता? नहीं सर। क्लीवेज इज, दीज आर डिविजन्स, सेल डिवीजन है ये। ओके। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस तो पता है ना? यस सर। तो जो माइटोटिक डिविजन्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती हैं उनको हम क्लीवेज बोलते हैं। इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है ना, जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक, नाम सुना है ब्लास्टुला? यस सर, यस सर। तो ब्लास्टुला तक जो डिविजन है बेटा माइटोसिस के, वो कहलाते हैं क्लीवेज। तो यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है और टू सेल स्टेज, उसके बाद यहाँ आ जाएगी फोर सेल स्टेज। ये फोर सेल्स हो जाएंगे एंड फिर 8 सेल्स, 16 सेल्स। तो शायद तुम्हें याद होगा 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलते थे? Morula. मरुला। Morula. मरुला, बिल्कुल सही बात है। मरुला क्यों बोलते थे इसको? बिकॉज शेप इज लाइक मलबरी फ्रूट। तो मोरुला इसको बोलते थे क्योंकि शेप इसका मलबरी फ्रूट जैसा होता था। ठीक है, अच्छा मोरुला के बाद कौन सी स्टेज आती है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला। बिल्कुल सही बात है। और इम्प्लांटेशन जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? ब्लास्टुला में ही होता है, राइट? ब्लास्टुला स्टेज में। हाँ, तो जब ब्लास्टुला आपने देखा होगा एनसीईआरटी में डायग्राम, तो उसमें देखा होगा एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती थी, Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? Trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और एक इनर सेल मास। इनर सेल Inner cell mass. है, जो बाकी के सेल्स होते हैं वो एक एंड पर Embryo. कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते, कॉम्पैक्टली वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और उसको बोलते थे इनर Cell mass. सेल मास। और यही जो इनर सेल मास है ये क्या बनता है फ्यूचर में? Embryo. यही एम्ब्रियो बनता है। तो बेटा ये वाली जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला, और इसमें जो स्ट्रक्चर है अंदर वो कहलाता है ब्लास्टो Mar. सिस्ट कहलाता है। Cyst. अब तुम यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक मैंने जो भी डायग्राम बनाया है सेम साइज का है। साइज में कोई डिफरेंस है? No, sir. नहीं। एक फीचर ये भी याद रखना कि जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक ओवरऑल जो साइज होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्लास्टोमेयर्स जो है, एक मिनट, ब्लास्टोमेयर्स के साइज में क्या डिफरेंस आता है? रिडक्शन होती है ना? यस, इनका जो है साइज रिड्यूस हो जाता है। ब्लास्टोमेयर पता है ना, इन्हीं को बोलते हैं, इन सेल्स को। Yes sir. क्लीवेज से जो सेल्स बनती हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। ठीक,
अब ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आती है Gastrula. दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला। बिल्कुल सही बात है। और इस गैस्ट्रुला में अगेन ये बाहर वाली लेयर तो होएगी ही, ट्रोफोब्लास्ट वाली, और जो अंदर वाली लेयर होती है, जो इनर सेल मास है, उनके जो सेल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं 3 तरीकों से या 3 लेयर्स में, जिसमें ये सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्टोडर्म। ये बीच वाली क्या कहलाएगी? Mesoderm. मीजोडर्म। और ये सबसे अंदर वाली क्या कहलाएगी? Endoderm. ये हो जाएगी एंडोडर्म। अब जिस स्टेज में ये तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं Gastrula. गैस्ट्रुला। Now what happens? These 3 germ layers, they give rise to 4 basic types of tissues. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये Yes, sir. तीनों जर्म लेयर्स अब 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज को जन्म देंगे। और ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज क्या हैं? Epithelial, connective, muscular, एपिथेलियल, connective, कनेक्टिव, muscular, मस्कुलर एंड नर्वस। nervous. तो ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म से बनेंगे। फिर हम इनकी बात आगे करेंगे कि किस टिश्यू का क्या रोल होता है और एक एक टिश्यू को फिर हम डील करेंगे, इसके बारे में जानकारी लें। ठीक, तो इससे पहले कि हम आगे जो टिश्यूज हैं उनका डिस्कशन करें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तुम्हें पता ही होगा टिश्यू टर्म जो है वो किसने दिया था? Bichard. मार्फिज Bichard. Bichat, हाँ, बाइचैट। और इनको बोला जाता है father of Father animal of histology. एक्चुअली इनको बोला जाएगा फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, क्योंकि यही टर्म, ये जो टिश्यू टर्म है, ये इट वाज आल्सो यूज्ड बाय एन ग्रीव विद रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए एन ग्रीव ने टिश्यू टर्म यूज किया था प्लांट टिश्यूज के लिए, और बाइचैट ने जो टर्म यूज किया था टिश्यू, वो एनिमल टिश्यूज के लिए यूज किया था। तो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। अब कहीं ये हिस्टोलॉजी क्या है? तो हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू, और लॉजी मतलब हो गया study, स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। Histology. तो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी तो ठीक है, बिचार्ट है। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? Malfigi. मार्सेलो माल्पिजाई। तो ये है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, क्योंकि इन्होंने हिस्टोलॉजी को एज अ सेपरेट ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दिया, स्टडी की एक सेपरेट ब्रांच बना दी, इसलिए इनको मार्सेलो माल्पिजाई। अच्छा, माल्पिजाई के नाम से कुछ और जानते हो? Tubules. Malpighian Malpighian tubules. Cockroaches में. Tubules। और कुछ? एक चीज और है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच तो है, हमारे बॉडी में भी तो कुछ है। माल्फिजियन कॉर्पस। यस, माल्फिजियन कॉर्पसल। ये किससे बना होता है? हाँ, बता रहा हूँ बेटा। ये पता है बाउमन्स कैप्सूल? Yes, sir. बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो होता है, Glomerulus. उसको एक साथ बोलते हैं मैल्फिजियन Malpighian कॉर्पस। corpuscle. Corpulus. ग्लोमेरुलस पता है सबको? Yes, Yes, sir. sir. जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बाउमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लोमेरुलस, और बाउमन्स कैप्सूल इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ इनिशियल पार्ट Glomerulus. इन द नेफ्रॉन। वो कुछ ऐसा सा डायग्राम हम पढ़ते हैं, है ना? ये जो इनिशियल कप वाला पोर्शन है, ये है बाउमन्स कैप्सूल,
और इसके अंदर ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है इसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? excretion, एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की। अगर सर, तुमसे ये, हाँ जी, सर फाउंडर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी एनग्रीव ही है। हाँ एनग्रू को लोगे नहीं, देखो हिस्टोलॉजी को एज अ सेपरेट ब्रांच इंट्रोड्यूस मार्सेलो माल्पिजाई ने किया था। ठीक है, नहीं सर, प्लांट के केस में फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी, जैसे ये बाइचैट एनिमल हिस्टोलॉजी के हैं। हाँ तो उसको एनग्रू ले लेना। ओके सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एनग्रू आंसर लिया होगा। ठीक है, बट अगर हम नीट की बात करें तो अब ये एनग्रू और बिचार्ट इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बहुत रेयर है कि पूछा जाए। ठीक है, बेसिकली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है बीते 3-4 सालों में वो एपिथेलियल टिश्यू से 2 सवाल आ रहे हैं और कॉकरोच से 2 सवाल आ रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है इस समय, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। ठीक है, फिर अगर तुमसे ये कहा जाए कि हिस्टोजेनेसिस क्या होता है? the formation of Formation of tissue, tissue. बिल्कुल, हिस्टो मतलब टिश्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोजेनेसिस। जेनेसिस। तो ये था बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन टिश्यू का। अब हम आगे बात करते हैं जो 4 टाइप के टिश्यूज हैं। तुम लोग साथ में लिख रहे हो ना? Yes, sir. देखो नोट्स तो बिल्कुल ये पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें मिल जाएंगे, बट मेरा सजेशन सबके लिए है कि पेपर पेन लेके बैठो और लिखो भी साथ में। Yes. ठीक, तो आगे बढ़े या कोई yes चीज sir, नोट करनी है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यू। देखो टिश्यूज हमने कहा ना 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा किसी का ऑडियो है ना उसमें डिस्टरबेंस बहुत है। देखो ऑडियो आप अपने आप को अनम्यूट तब करो जब आपको बोलना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो टाइप के टिश्यूज हैं उनमें पहला जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कौन से जर्म लेयर से बन रहा है तो क्या आंसर दोगे? तीनों से तीनों से। एक्टो, तीनों से एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, mesoderm and endoderm. एंडोडर्म। Now for example if we ask about कि ectoderm से कौन सा बनता है, कोई एपिथेलियम का एग्जांपल जो ectoderm से डराइव हो रहा है? Of course स्किन है। mesoderm से? mesoderm से कौन सा बन रहा है और endoderm से कौन सा बन रहा है? एंडोडर्म से तो सर ऐसे गट कैविटी या नर्व वेसल्स का से कवरिंग। मीजो से नहीं पता। एंडोथेलियम। नहीं देखो यहाँ पर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमको कंफ्यूजन होगी। कुछ टर्म्स तुम्हें ऐसी मिलेंगी, एंडोथेलियम लिखा होगा और मीजोथेलियम लिखा होगा। तो अब अगर इसका नाम देखो एंडोथेलियम तो क्या लगेगा ये किससे बना हुआ है? Endoderm. एंडोडर्म से। लेकिन ये एंडोडर्म से नहीं बना है। एंडोथेलियम
क्योंकि ये अंदर है बस इसलिए यहाँ एंडो वर्ड यूज हुआ है। एंडोथीलियम जो है ना ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल की लाइनिंग को एंडोथीलियम बोलते हो, तो ये बना मीजोडर्म से है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे ध्यान रख सकते हो? जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना वो पूरा मीजोडर्म से बना है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स भी आएंगी। ठीक, तो ब्लड वेसल की जो एपिथेलियम है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, ब्लड वेसल की लाइनिंग को, एंड दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ मीजोडर्म। और मीजोथीलियम जो है ये खुद मीजोडर्म से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई मीजोथीलियम का एग्जांपल बता सकते हो? अरे भाई कहाँ चले गए? Sir, heart layer, pericardial, and यस, pelvic cavity, बेसिकली ये पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम इज द लाइनिंग ऑफ bones, है। बोन्स कैसे हो जाएगा? कैविटीज। वो पेरिओस्टियम है। ये क्या है? पेरिटोनियम। बोन की लाइनिंग जो है दैट इज पेरिओस्टियम। abdominal cavity की lining peritoneum यस, एब्डोमिनल कैविटी। जितनी भी हमारी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सारी कवर्ड होती हैं जिस एपिथेलियम से, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और क्योंकि पेरिटोनियम मीजोडर्म से बना है इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। ठीक है, तो मीजोथीलियम इज द अदर नेम ऑफ पेरिटोनियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एंडोडर्म से क्या डिराइव हुआ है? gametes, गैमीट्स नहीं, गैमीट्स नहीं बोलो, क्योंकि गैमीट्स का थोड़ा स्पेशल केस है। वो योग सैक से सेल्स निकल के आते हैं, जर्म सेल्स, वो बनाते हैं, उसके बाद मैं अलग से बता दूंगा। एंडोडर्म में तुम गट की एपिथेलियम ले लो। सर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी एंडोथीलियम से होती है। यस, ब्लड वेसल, ये लिखा ना, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है ये मीजोडर्म से बनी है, ये बात ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं फंक्शन की। तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का क्या है? Protection. प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि secretion, ये और जो absorption। एपिथेलियल टिश्यू है ये बॉडी में ऑर्गन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिक्रीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, reproduction, एब्जॉर्प्शन का कोई एग्जांपल? हमारी इंटेस्टाइन की विलाय 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 यस यस, विलाई वाली, बिल्कुल सही बात है। और फेलोपियन ट्यूब में जो होती हैं, फेलोपियन ट्यूब में cilia, तो वो हम ले सकते हैं क्या? कंडक्शन। फेलोपियन ट्यूब में क्या करता है सीलेटेड एपिथेलियम? कंडक्शन ऑफ ओवम। कंडक्शन ऑफ ओवम करता है। फिल्ट्रेशन हमने क्यों लिया? बॉमन्स Malfeasance, कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल। कैप्सूल में होते हैं। है ना, वहां फिल्ट्रेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो ये सारे फंक्शन हो सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। अच्छा, एपिथेलियल sensation, टिश्यू का मैं ये फंक्शन लिख सकता हूँ क्या? yes sir, कैसे? कॉन्ट्रैक्शन तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है ना। sir myepithelial cell में भी ब्लैडर वाले में भी होता है, ब्लैडर में। नहीं, ब्लैडर में बेटा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है एपिथेलियम में, ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होती है। sir myepithelium cells में हाँ, ये मायो एपिथेलियल सेल्स का होगा। यस, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ नहीं, इन द
lining of Mammary glands. यस, मेमोरी ग्लैंड्स में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि मिल्क प्रोड्यूस होता है, उनकी लाइनिंग में मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये नाम ही खुद बता रहा है कि है तो बेटा ये एपिथेलियल सेल, लेकिन इसके लेकिन है पास मायो का फंक्शन है। मायो मतलब मसल, मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है एपिथेलियम में। वैसे अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्शन किसका फंक्शन है, तो हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मसल सेल। तो ठीक है, ये सारे फंक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले एपिथेलियम की, दैट इज सॉरी अगले टिश्यू की, दैट इज कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे डिराइव हो रहा है? मेसोडर्म। मेसोडर्म ये से। डिराइव होता है मीजोडर्म से। ठीक, तो मीजोडर्म से डिराइव हो रहा है। और अगर यहाँ इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या होंगे इसके, नाम ही बता रहा है यस सर। कि ये जितने भी और जो भी टाइप के टिश्यूज हैं उनकी आपस में ये क्या करता है, कनेक्टिंग पैकेजिंग, पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ अदर टिश्यूज एंड कनेक्टिंग बॉडी पार्ट्स। कैन वी गिव सम एग्जांपल? टेंडन है, लिगामेंट है, ये बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? फिर अगर हम बात करें कि जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी में, तो बंडल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। तो जो बंडल की जो लाइनिंग होगी, वो लाइनिंग किससे बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू से। किसी को टर्म याद आ रहा है, फैशिया? यस सर। एनसीईआरटी में वो Yes, sir. डायग्राम बनाया ना क्रॉस सेक्शन वाला मसल का, Yes, तो sir. फैशिया टर्म है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं कहूँ सारे ही बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? ब्लड। Blood. ब्लड इज द वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सबको कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट जो टिश्यू है दैट इज योर मस्कुलर टिश्यू। Muscular tissue. Muscular tissue. muscular tissue. The muscular tissue is derived from मेसोडर्म। Mesoderm. mesoderm, but there are some exceptions. तो एक्सेप्शंस में कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो मेसोडर्म से डिराइव नहीं होती? हाँ बोलो। Ciliary muscles. iris Iris. muscles है, Erector pili. वेरी गुड, पता है तुम्हें एरेक्टर पिलाई। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं एरेक्टर पिलाई? Skin में में। epidermis. स्किन में होते हैं। यस, तो एरेक्टर पिलाई का फंक्शन क्या होता है? Raising of erection of hair. गूज़बम्प्स। Hair Goosebumps, correction. yes, वो कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए ना, तो Yes, वो जो sir. गूज़बम्प्स या इरेक्शन ऑफ हेयर्स है दैट इज ड्यू टू एरेक्टर पिलाई मसल्स। और ये आइरिस, सीलरी और एरेक्टर पिलाई मसल्स ये Eyes में। मेसोडर्म से नहीं बनते हैं, Ectoderm से. यस, ये बनते हैं किससे, एक्टोडर्म से। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, अगर मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन पूछा जाए बताइए। Movement. कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ये, और इस वजह से दे विल हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ऐसी मूवमेंट जो बॉडी की पोजीशन चेंज कर दे वो Locomotion. लोकोमोशन कहलाएगी। एंड द फोर्थ टिश्यू, Nervous. नर्वस टिश्यू, ये किससे डिराइव होता है? Ectoderm. एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से डिराइव होता है। और अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन इज Signal Conduction of impulse. transfer. बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम
नर्वस टिश्यू कर रहा होता है। ठीक है, अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो सारा आएगा कि भाई इम्पल्स को जनरेट करना है। ठीक है, इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। अब ये इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन की वजह से बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि ये पता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। Yes. Yes. फिर तुम्हें ये भी पता होगा Synapse. साइनैप्स। Yes, sir. Yes, sir. न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शंस। अगर कोई न्यूरॉन से सिग्नल किसको स्टिमुलेट करेगा, मसल को, तो जिस पॉइंट पे स्टिमुलेशन जाएगा उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनैप्स में क्या हुआ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और उसी तरह न्यूरो ग्लैंडुलर का मतलब क्या हुआ, नर्व एंडिंग किस में जा रही है, Gland में. ग्लैंड्स में। तो कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होंगे जो जिनमें की सेक्रीशन न्यूरॉन्स के द्वारा स्टिमुलेट किया जा रहा है, तो उसको न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन के थ्रू उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बेटा 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये आता है कि सारे ही सेल्स जो हैं वो बने तो एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से हैं, फिर उनसे 3 अलग अलग टाइप के जर्म लेयर्स बन गए, और फिर इन जर्म लेयर्स ने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जनरेट किए, और ये टिश्यूज अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, बने सारे एक ही सेल से हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि सबके अलग फंक्शन है? सर क्योंकि उनमें अडेप्टेबिलिटी है, उनको जैसा फंक्शन मिला उन्होंने वैसा अपने आप को अडेप्ट करा। वो अडेप्टेशन अगर मैं सेलुलर लेवल पे पूछूं तो किस वजह से हुआ है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक बात है, डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सेलुलर लेवल पे सेल के अंदर ऐसा क्या चेंज आ गया कि कोई, सपोज मैं एक लिवर सेल ऑर्गेनेलीज। डिफरेंशिएट कर गए। Mutation. डिफरेंशिएट कर गए, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएट कर गए। और वो जो डिफरेंशिएशन है, जैसे मैं कंपेयर करूं लिवर सेल को और मैं कंपेयर करूं एक पैंक्रियाटिक सेल को, तो लिवर सेल जो है इंसुलिन सेक्रेट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन सेक्रेट करेगा। तो लिवर सेल और पैंक्रियाटिक सेल बने तो दोनों सिमिलर टाइप के सेल से हैं, जाइगोट से ही बने हैं ना। तो ऐसा क्या हो गया कि लिवर सेल ने इंसुलिन सेक्रेट करना बंद कर दिया और पैंक्रियाटिक सेल सेक्रेट कर रहा है? सर उनके सर इंसुलिन फॉर्मेशन के सर जो जीन्स होते हैं सर वो एक्टिव नहीं होते हैं लिवर सेल्स के अंदर। यस, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट हो जाती है जब एक सेल में कोई जीन सप्रेस हो जाए और वही जीन दूसरे सेल में क्या हो, एक्सप्रेस हो जाए। तो बेसिकली जो भी सेल्स हमारे बॉडी में हैं सब एक सिंगल सेल जाइगोट से बने, जर्म लेयर्स के लेवल पे आकर उनमें जीन सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन हुआ। फर्दर उन्होंने 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज बनाए तो और जीन सप्रेशन एक्सप्रेशन हुआ। फिर उन 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज ने अलग अलग ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को जनरेट किया, और ये जीन सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके का होता गया, डिफरेंट जीन्स के लिए होता गया, और इस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, अरे भाई बात समझ में आई? क्या बता दिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। So these are the
बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज और उनके डिफरेंट होने की वजह है जीन सप्रेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। Expression. अब तुमसे ये कहा जाए क्या इंसुलिन का जीन मेरे स्किन सेल में है, तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन स्किन सेल में जो इंसुलिन का जीन है वो एक्सप्रेस नहीं करता, वहां पर वो सप्रेस्ड फॉर्म में होता है। ठीक, यस सर। तो इसमें जो भी अभी जितना कुछ भी अभी बता दिया है उसमें किसी को कुछ पूछना है? सर न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन का कोई एग्जांपल? न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन का एग्जाम्पल हम अपने गट के ग्लैंड्स को ही दे सकते हैं, जो गट में है ना, मैं लिख देता हूँ। The glands of alimentary canal. See, alimentary canal में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो ग्लैंड्स कौन से हैं? या फिर तुम सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल ले लो। जब तुमको स्मेल आती है खाने की या थॉट आता है अच्छे अच्छे खाने का, तो सलाइवेशन कैसे होने लगता है? फास्ट मोर, मतलब सलाइवेशन होने लगता है ना, ज्यादा Yes. सलाइवेशन होने लगता है। तो अगर स्मेल, थॉट या साइट है फूड का, तो वो कैसा सिग्नल है? न्यूरल सिग्नल है ना वो, अभी खाना तो गया नहीं मुंह में, तो न्यूरल सिग्नल ने सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया। तो ऑफ कोर्स जो नर्व एंडिंग है वो कहां तक आती होगी? सलाइवरी ग्लैंड्स तक। तो न्यूरॉन और सलाइवरी ग्लैंड्स के बीच में जो जंक्शन बनेगा वो क्या क्या कहलाएगा? न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। इसी तरह हम ये कहेंगे कि हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड हार्मोन्स के थ्रू भी कंट्रोल होता है। जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं वो भी स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को, और जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सप्लाई होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व सुना है? नो सर। अच्छा, इतना तो पता होगा कि सीएनएस और पीएनएस होता है, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है। यस सर। Yes, sir. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस Spinal सिस्टम cord. में ब्रेन एंड उनसे स्पाइनल कॉर्ड सारी से nerves निकलने आते वाली हैं. Nerves सारी आती हैं। नर्व्स आती हैं। तो हमारे केस में जो हम बात करते हैं, तो वी हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स? 12 12 पेयर्स। 12 पेयर्स, जिसमें से जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वो होती है 10th क्रेनियल नर्व, और ये जो 10th क्रेनियल नर्व होती है इसका नाम होता है वेगस। Vagus. और ये जो वेगस नर्व होती है ये एलिमेंट्री कैनाल को स्टिमुलेट करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल को किस लिए स्टिमुलेट करेगी? दो काम के लिए, पेरिस्टाल्सिस एंड सेक्रीशन। अरे भाई, पेरिस्टाल्सिस पता है ना क्या होता है? यस सर, नेक Yes, sir. मूवमेंट। यस सर। Movement. तो तुमने टीएस ऑफ गट पढ़ा था। यस सर। टीएस ऑफ गट में कौन सी 4 लेयर्स होती हैं बाहर से अंदर की तरफ? Mucosa. Submucosa. सबम्यूकोसा, तो याद है कुछ? बाहर सेरोसा थी, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा, Yes. फिर फिर म्यूकोसा, mucosa. है ना? यस सर। एक मिनट। सेरोसा, ये मस्कुलर लेयर है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर ये वाली थी सब म्यूकोसा, और ये सबसे अंदर जो लेयर होगी म्यूकोसा। वो हो जाएगी म्यूकोसा, ये वाली। अब इसमें जो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा में कौन सा टिश्यू है मेन? एपिथेलियल। सब म्यूकोसा में कौन सा टिश्यू है पता है? एरियोलर टिश्यू, नाम सुना है ना? यस सर। कौन सा टिश्यू होता है ये? किस टिश्यू का पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और सेरोसा देखो, सेरोसा में मैंने फिर क्या लिख दिया? पेरिटोनियम, तो कौन सा टिश्यू हो गया?
एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। खैर सेरोसा में 2 लेयर होते हैं, बाहर एपिथेलियल टिश्यू होता है और अंदर फिर से थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, और ये तो नाम ही बता रहा है बेटा मस्कुलर टिश्यू। तो हम देख सकते हैं ना हमारा गट जो है उसमें सारे टिश्यूज का कॉम्बिनेशन है। अब कहो सर इसमें नर्वस टिश्यू तो है नहीं, तो नर्वस टिश्यू क्या है कि नर्व की सप्लाई यहाँ मसल लेयर तक आएगी और सब म्यूकोसा में आएगी, तो सब म्यूकोसा के बाद मिलेगा म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा में जब भी स्टिमुलेशन होगा तो यहाँ से ग्लैंड्स जो होंगे वो अपना सेक्रीशन इस कैविटी में रिलीज कर देंगे, ठीक है। और जब इस नर्व से स्टिमुलेशन होगा किसमें, कौन सी लेयर है ये वाली, मस्कुलर लेयर। एक्सटर्नल। तो जब ये वाली लेयर स्टिमुलेट होगी तो क्या करेगी, पेरिस्टाल्सिस करेगी। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है ना उनमें हार्मोन भी उसका कोऑर्डिनेशन करा रहा होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और नर्वस टिश्यू भी करा रहा होता है, न्यूरॉन्स भी करा रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो न्यूरॉन्स की वजह से स्टिमुलेट होते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन। अरे भाई कुछ समझ में आया या यस सर आ गया। कंफ्यूज हो गए? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो। सर जो पिट्यूटरी में होता है वो कौन सा? पिट्यूटरी में जो पोस्टीरियर वाला है ना वो डायरेक्ट न्यूरोनल कंट्रोल में होता है, उसको बोल सकते हो न्यूरोग्लैंडुलर। एंटीरियर पिट्यूटरी तो जो होता है उसमें पोर्टल सिस्टम होता है ना। यस सर। Yes. कौन सा नाम क्या है बताओ पोर्टल सिस्टम का? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कौन सा? हाइपोफाइज। बेटा हेपेटिक तो लीवर का हो जाएगा ना। हाइपोफाइज। हाइपोफाइसियल, यस। किसी को पता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्यों बोलते हैं? चलो इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। अब बस तुम्हें ये काम करना है, देखो 11th और 12th तुमने पढ़ी हुई है, अब जब तुम पढ़ रहे हो तो तुमको यही कोशिश करनी है कि जितना भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है अगर उससे रिलेटेड कोई बात आती है तो यू मस्ट ट्राई टू रिकॉल इट। और इससे क्या होगा ना, जो स्टडी के समय ही जो है आपका रिवीजन भी होता जाएगा उन चीजों का। अगर कोई चीज नहीं याद आती है, धुंधली सी याद आती है, तो उसको खोल के देखो। अब जैसे ये हाइपोफाइसियल या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का अभी जिक्र हुआ, तो क्लास के बाद इसको वो टॉपिक खोल के देखना कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है क्या, पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या है। तो इस तरह से रिवाइज करना होगा और इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। यस। तो यहाँ पे ये जो बात हुई बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम की, और किसी ने ये नाम भी लिया था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट ब्लड सप्लाई करता है किसको,
ऑर्गन को, यस सर। और ऑर्गन उस ब्लड को वापस कर देती है किसे? हार्ट को। हार्ट को। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन हुआ। अब अगर सपोज हार्ट ने ब्लड दिया एक ऑर्गन को, सपोज ऑर्गन 1, अब इस ऑर्गन 1 को क्या करना चाहिए? ब्लड वापस हार्ट को भेज देना चाहिए। हार्ट में देना चाहिए। लेकिन इसने ब्लड सीधे हार्ट को नहीं दिया, किसको दिया? ऑर्गन 2 को। और फिर ऑर्गन 2 से ब्लड वापस गया। तो ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच में जो ये सिस्टम बनता है ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। समझ आया क्या बता दिया? यस सर। यस सर। हार्ट ने ऑर्गन को ब्लड दिया होता है, ऑर्गन ब्लड वापस करती है हार्ट को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड वापस करती है। तो अगर हार्ट ने एक ऑर्गन को ब्लड दिया और उस ऑर्गन ने डायरेक्टली हार्ट को नहीं दिया, किसी और ऑर्गन को ब्लड दे दिया, तो जो दो ऑर्गन्स के बीच में, हार्ट की बात नहीं कर रहे, हार्ट भी ऑर्गन है लेकिन हार्ट को हम अलग बात करना, पंपिंग ऑर्गन है वो अलग हो गया। तो दो ऑर्गन्स के बीच में जो पोर्टल सिस्टम बनेगा, जो वेसल्स का सिस्टम बनेगा, वो कहलाएगा पोर्टल सिस्टम। और इस पोर्टल सिस्टम का जो नाम होगा, इट इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन नंबर 2, सेकेंड ऑर्गन के नाम पर। तो अब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दे दूं, सपोज हार्ट ने ब्लड दिया किसको? इंटेस्टाइन को। और इंटेस्टाइन ने ब्लड किसको भेज दिया? लिवर को। लिवर को। तो पोर्टल सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ आ गई बात? इसी तरह अगर लिवर को। हाँ, लिवर को दिया ये, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यस। हाइपोफाइसियल का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेन को जो ब्लड मिला था, ब्रेन को जो ब्लड मिला था, वो उसने किसको दे दिया? पिट्यूटरी को। ब्रेन को जो ब्लड मिला था वो उसने किसको दिया? पिट्यूटरी को। तो ब्रेन और पिट्यूटरी के बीच में ये कौन सा सिस्टम बन गया? एक तो ये कहलाएगा पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल। और क्योंकि पिट्यूटरी का जो दूसरा नाम है दैट इज हाइपोफाइसिस, याद रखना, पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। तो अब इस सिस्टम का नाम क्या हो गया? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अरे भाई समझ में आया क्या बता दिया? हेपेटिक Yes, sir. पोर्टल सिस्टम क्यों कह रहे हैं? यस सर। यस, गुड, कर लो इसे। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी। किडनी में जाएगा। किडनी में। तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बताना। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड जो है वो पिट्यूटरी को दिया जा रहा है, और पिट्यूटरी का नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। हाइपोफाइसिस का मतलब हुआ, देखो, हाइपो मतलब होता है बिलो, फाइसिस मतलब होता है स्ट्रक्चर, और सेरिब्राई मतलब सेरिब्रम। पिट्यूटरी की लोकेशन मालूम है ना? यस सर। कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन में। ब्रेन के नहीं, ब्रेन में नहीं, ब्रेन की मतलब लोअर साइड पे, नेक के पास। ब्रेन की लोअर साइड पे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। तो बिलो के लिए टर्म यूज हो गया हाइपो, और फाइसिस मतलब हो जाता है स्ट्रक्चर। यहीं पे तुम्हें मैं इसका भी बता दे रहा हूं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इसका नाम है एपीफाइसिस। अब इसकी लोकेशन समझ गए? एपी मतलब क्या हुआ? अपॉन,
अपॉन व्हाट? सेरिब्रम। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि सेरिब्रम के एकदम ऊपर है, कहने का मतलब हुआ कि सेरिब्रम की ये डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, तो बस इसीलिए इसका नाम होता है एपीफाइसिस। और फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन ये तो होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, याद है ना? यस मिड ब्रेन में क्या पार्ट होते हैं? So no subdivision. नो सब डिविजन, उसमें कुछ लोब्स होती है ना, Yes, sir. Olfactory lobes. कॉर्पोरा, यस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यस, जेमिना। वेरी गुड। और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है? Medulla और सेरिबेलम, cerebellum. पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, cerebellum. यस। कंप्लीट करो इसे, फिर हम थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सर इसका कोई रीजन भी होता है कि डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाता ब्लड? बिल्कुल होता है रीजन। सर क्या होता है? तो सोचो ना तुम, अगर ये सामने एग्जांपल है इंटेस्टाइन और लिवर वाला, थिंक ऑफ इट, ऐसा क्यों होता है कि इंटेस्टाइन डायरेक्टली हार्ट को नहीं देता ब्लड, वो पहले लिवर को भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। जो कुछ तुमने खाया आया वो सारा एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, है ना? और वो जो कुछ भी तुमने खाया था वो एक्सटर्नल सोर्स से आया था ना, एक्सोजीनस है, बॉडी में बाहर से आया था। तो अगर कोई चीज बॉडी में बाहर से आ रही है उसको चेक तो कराना पड़ेगा ना कि सही है कि नहीं। यस सर। तो जो कुछ बेटा एब्जॉर्ब होता है वो लीवर में जाता है, लीवर में जाकर वो चेक होगा, अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको लिवर मेटाबोलाइज करना शुरू कर देता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। फिर लिवर ने जब ये चीजें मेटाबोलाइज कर ली होंगी तब हार्ट को दिया जाएगा। अब मान लो इंटेस्टाइन ने सीधे हार्ट को दे दिया होता ब्लड और हार्ट ने वो सारी ऑर्गन्स को पंप कर दिया होता, कर दिया होता ना। यस सर। तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर पंप हो जाए ब्रेन में फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं करते अगर कोई नुकसान हो गया तो बेसिकली इसी फंक्शन के लिए कि जो कुछ भी एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन में दैट शुड अंडरगो अ चेक इन द लिवर, और इसको बोलते हैं, इस चेक को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कोई सब्सटेंस बॉडी में ब्लड में पहली बार पास हो रहा है और मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये कहां पर होता है? लिवर में। जो दवाई वगैरह लेते हो ओरल रूट से, कोई गोली खाई तो वो भी ना जाके पहले लिवर में वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है। तो मेटाबोलाइज जब होती है तो वो या तो एक्टिवेट हो जाएगी अगर हमने इनएक्टिव फॉर्म लिया है ड्रग का, और या हमने एक्टिव फॉर्म लिया है तो वो उसको लिवर डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देगा। इसीलिए जो दवाई है ना ओरल रूट से जब भी दी जाती है, गोली के फॉर्म में जब भी दी जाती है तो उसमें डोज ज्यादा लगती है। और इंजेक्शन जब लगाते हैं तो बड़ा थोड़ा सा लिक्विड होता है उसमें, देखा है? यस। पूरा इंजेक्शन भर के तो लगाते नहीं है। तो अगर ओरल रूट से लेते हैं
तो डोज ज्यादा लगती है। डोज ज्यादा क्यों लगती है? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि लिवर में वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है। डन? Yes, sir. ओके। So let us start with the first type of tissue, epithelial tissue. तो एपिथेलियल टिश्यू बोलो या जो टर्म है हम यूज करते हैं एपिथेलियम, ये एपिथेलियम टर्म किसने दिया था? एक डच एनाटमिस्ट थे, उनका नाम था रोयूश, और इन्होंने ये टर्म दिया था एपिथेलियम। तो व्हाट विल यू डिफाइन एज एपिथेलियम? क्या होता है एपिथेलियम? Covering. कवरिंग है, Lining. लाइनिंग है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ सेल्स, ये जो लाइनिंग है वो एक्सटीरियर सरफेस पे हो सकती है और इंटीरियर पे भी हो सकती है, किसी ऑर्गन के या बॉडी के किसी भी पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो, मैंने यहाँ पर एक ये जो गट का जो ट्रांसफर सेक्शन देखा हमने, इसमें देखो सीरोसा और म्यूकोसा, आउटर और इनर लाइनिंग हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. और आउटर लाइनिंग में भी एपिथेलियम है। पेरिटोनियम क्या है? एपिथेलियम ही तो है। और म्यूकोसा में भी हमने बताया कि एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो आउटर भी और इनर भी, दोनों साइड पे जो लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है जिसका मेन काम प्रोटेक्शन Epithelium. होता है, उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें कि एपिथेलियम जो है इसके फीचर्स क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पे ये लिख देता हूं, फॉर प्रोटेक्शन एंड अदर फंक्शंस, जो हमने बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू में उनकी। वी टॉक अबाउट द फीचर्स। अगर कोई ऐसी लेयर है जिसको प्रोटेक्शन देनी है तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए? उसमें सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? सेल्स शुड बी closely packed. Polygonal. cells should be compactly or closely packed। और अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि it has least Intercellular. Intercellular space. इंटरसेलुलर स्पेस भी कम है, और ऑफ कोर्स इसी वजह से जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है या जो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर सबसे कम होता है। ठीक। और क्या फीचर होते हैं? एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर होता है, बिल्कुल सही बात है। Nerve supplies होते हैं। इनरवेटेड होता है। एवेस्कुलर हो गया अगर, इनोवेटेड क्या होता है सर? बता रहा हूं, नो ब्लड सप्लाई। इनरवेटेड का मतलब है नर्व सप्लाई Supplies. प्रेजेंट। ठीक है। एवेस्कुलर एंड इनरवेटेड। एवेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, इनरवेटेड का मतलब लेकिन नर्व सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल स्किन की बात कर लो, तो स्किन में सेंसेशन होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है।
सेंसेशन है, स्किन सेंसरी है, इसका मतलब उसमें नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। लेकिन स्किन को एवैस्कुलर क्यों बना दिया? न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा फिर? कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूजन्स के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे। यस, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको ये लिखना होगा पहले कि जो एपिथेलियम है इट लाइज ऑन, और ये वर्ड हमको ध्यान देना होगा, नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए नर्व सप्लाई होना जरूरी है, इसलिए ये इनरवेटेड है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली और क्लोजली पैक्ड है और एनवायरनमेंट से भी एक्सपोज्ड है, इसलिए इस कॉम्पैक्ट पैकिंग के साथ इट हैज वेरियस टाइप्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल जंक्शंस। सेल जंक्शन पता है ना, 3 टाइप के एनसीईआरटी में मेंशन है, कौन कौन से? यस गैप जंक्शन गैप रेयरिंग जंक्शन जंक्शन, जंक्शन टाइट जंक्शन, Right. Tight junctions, गैप adhering junctions and gap junctions. तो junction. जो टाइट जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस सेल्स को बहुत कॉम्पैक्टली और क्लोजली पैक करते हैं और किसी तरीके का लीकेज टिश्यू के लीकिंग अक्रॉस इफेक्ट नहीं होने देते। गैप जंक्शन सबसे अंदर होता है, तो गैप जंक्शन में क्या है? गैप जंक्शन एक्सचेंज इसलिए ऑफ है, मटेरियल्स यस, ताकि दो सेल्स आपस में इंटरैक्ट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें आयंस को, सब्सटेंसेस को, या अगर हम बात करें तो सिग्नल को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब बात आती है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। ये नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. यस यस सर ओके, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं। सपोज एक कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम, ये कॉलम लाइक सेल्स हैं ऐसे। And they lie on a basement membrane. Suppose this is the basement membrane. This basement membrane has 2 layers. Basement membrane में 2 layers होती हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर बेसिकली बनी होती है, बेसल लैमिना। हाँ बेसल लैमिना बोलते हैं इसको। ये बनी होती है म्यूको पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसैकेराइड्स। ये म्यूको पॉलीसैकेराइड्स क्या है? सर गैस कुछ म्यूसिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। तुमने ये नाम सुना है पहले? यस सर, ग्लूकोसामिनो ग्लाइकल। यस सर
hyaluronic acid and all, है ना? Yes. Yes. हाँ, तो वो ये जो यस तो जो म्यूसिन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स हैं इनको हम टुगेदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, और इसकी वजह से जो नेचर होता है वो स्टिकी हो जाता है और इसमें अडेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एपिथेलियल लेयर जो है वो अंडरलाइन, यहाँ पर कौन सा लेयर होगा नीचे? कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ने वाली जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट सर ये मेम्ब्रेन आपने डॉट्स बनाया है, लेकिन ये तो नॉन सेलुलर होता है ना? तो डॉट्स बेटा सेल्स नहीं है ना, डॉट्स आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग सब्सटेंसेस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये नॉन सेल्यूलर ही है, सेल्स नहीं बनाए हैं मैंने इसमें, ये सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लेयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं रेटिकुलर लमाइन। इसमें प्रेजेंट होते हैं रेटिकुलर एंड रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन के भी फाइबर्स हैं Yes. Laminated. और रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर क्योंकि रेटिकुलर का मतलब क्या होता है? नेट लाइक। नेट लाइक, तो यहाँ नेट लाइक अरेंजमेंट हो जाती है फाइबर्स की, ठीक है, और उसकी वजह से भी स्ट्रेंथ आती है। अब तुम्हें इतना तो पता ही है कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरीके के फाइबर्स हम पढ़ते हैं, याद है ना? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। तो अगर बात करें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में फाइबर्स कौन सा टिश्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है? Collagen and laminin. नहीं, टिश्यू कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू? Connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर बनाने की प्रॉपर्टी कनेक्टिव टिश्यू के पास है। और कहें कि जो बेसल लैमिना में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। दोनों कर रहे हैं, दोनों के पास फीचर होगा ना, सब्सटेंस को सेक्रेट करने का फीचर दोनों के पास है। अब अगर मैं इसको बोलूं एपिकल सरफेस है ये, Yes sir. एपेक्स, ये एपिकल सरफेस है, तो ये वाली सरफेस क्या हो गई? Lateral. Basal sir. ये हो जाएगी बेसल सरफेस। तो ये तो एक्सटीरियर है ना, और ये इंटीरियर साइड है। तो जो सेल है अगर कॉलम शेप्ड है तो ये अपना न्यूक्लियस हमेशा किधर रखेगा? बेसल एंड। बेसल एंड पर रखेगा, बेसल सरफेस की तरफ रखेगा, ठीक है। तो इस लेयर को इसको हमने कहा बेसल लैमिना, और ये जो दूसरी वाली लेयर है रेटिकुलर लैमिना, और जो ये नॉन सेलुलर लेयर है इसमें हम कह रहे हैं कि इट इज contributed or secreted by the upper epithelium and the underlying connective tissue। अपर एपिथेलियम और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू इसको सेक्रीट कर रहा है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। अब मान लो क्वेश्चन ये पूछे कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, तो ऑप्शन में हो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, या लिखा हो इट इज अ सेल प्रोडक्ट, तो दोनों में से क्या चुनोगे? सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट का मतलब सेल का सेक्रीशन हो गया, ठीक है। और या ऑप्शन दिया हो तीसरा कि ये नॉन सेलुलर है, और फोर्थ ऑप्शन में हो जाए बी एंड सी, तो ये सेल का प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट है वो नॉन सेलुलर है ऑफ कोर्स, तो दोनों हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल सॉल्व करते उसमें एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें कि
ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या क्या है? तो एक जो मेजर फंक्शन है वो इसका फंक्शन है सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द एपिथेलियम। और क्या फंक्शन है? और क्या फंक्शन हो सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का? सर सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये लाई करती है पूरी एपिथेलियम, तो सपोर्ट तो है ही। और कोई? एंकर। एपिथेलियल सेल्स को एंकर करके रखेगा कनेक्टिव टिश्यू के साथ। हाँ, सपोर्ट एंड एंकरेज, बिल्कुल इसी में आ गया, ये एंकरेज वाला पॉइंट आ गया। अगर मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे लिखा होगा मेटाबॉलिज्म, सेल रिपेयर, सेल डिवीजन। बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई सेल डिवीजन नहीं करा रहा है, लेकिन सेल अगर डिवाइड करेगा उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होगा तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही मिलेगा। सेल को कोई वेस्ट रिमूव करना है सेल के बाहर, तो ऑफ कोर्स वो भी किस में रिमूव होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही रिमूव होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको ब्लड के अंदर वो कलेक्ट होकर वो रिमूव कर दिया जाएगा वहां से। तो जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो रिलाई करता है इसी बात पे कि जो एपिथेलियम है वो एवेस्कुलर है। अब ब्लड रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन सप्लाई की बात हो, वेस्ट कलेक्शन की बात हो, हार्मोन सप्लाई की बात हो, वो सारा का सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो चाहे कुछ भी लिख दो, वो अल्टीमेटली वही फंक्शन है। सर जैसे मैं, हाँ जी सर मॉड्यूल में एक लाइन लिखी है डिफ्यूजन थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, सर वो नरिशमेंट का ही पार्ट है क्या सर? वो नरिशमेंट का ही, जो भी वहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो अल्टीमेटली नरिशमेंट का ही सब डिविजन है। नरिशमेंट के ही पॉइंट्स को ना इलाबोरेट कर दिया है। मैंने भी यही इस पे टिक लगाया ना कि बेसिकली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो न्यूट्रिशन सप्लाई है एपिथेलियम के लिए। यस सर। तो बाकी सारे फंक्शन इसी से रिलेटेड होंगे। यस। ठीक है, तो वही चीज है, चाहे हम कहें इट डिटरमाइंस द मेटाबॉलिज्म ऑफ एपिथेलियल लेयर। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे डिटरमाइन करेगा? जितना अमाउंट मिलेगा न्यूट्रिशन का उसी हिसाब से तो एक सेल अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल कर पाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स ही कम मिलेंगे तो सेल में मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यही सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है। या हम कहें सेल को अगर रिपेयर करना है, सेल को अपना रिपेयर करना है, तो अगेन उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ना, तभी तो रिपेयर कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी पॉइंट्स है वो न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड। अरे ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एनवायरनमेंट में के साथ इंटरैक्ट करता है। आउटर सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में, वो एक्सपोज्ड है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के लिए, वो एक्सपोज्ड है वियर एंड टियर के लिए। तो अगर इतना ज्यादा वियर एंड टियर होगा तो एपिथेलियम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है ना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये अपने आप को बहुत तेजी से क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। तो इट हैज हाईएस्ट रीजनरेशन पावर अमंग ऑल टिश्यूज। जितने भी टिश्यूज हैं उनमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जो है एपिथेलियल टिश्यू के पास होता है। हमको मालूम है हमारी जो स्किन है उसमें डेली सेल्स जो है स्लफ ऑफ होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, हट जाते हैं, और नीचे से जो नए सेल्स हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो जो स्किन है ना, स्किन में
बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ सपोज ये ऐसे क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद एक और लेयर ऑफ सेल होगी, फिर एक और लेयर ऑफ सेल होगी, और यहाँ टॉप मोस्ट लेयर में जाकर जो सेल्स हैं वो ऐसे फ्लैटेंड हो जाती हैं या रप्चर हो रही होती हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शो किया वियर एंड टियर। यस सर। और ये नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस सर। यहाँ जो स्किन में ग्रोथ होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से किस डायरेक्शन में हो रही है? बाहर की तरफ। अब अगर यहाँ की इस लेयर की सेल्स, जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये होती है डेड सेल्स की, और इसीलिए ये स्लफ ऑफ होती है। ठीक है, और इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये है स्ट्रैटम जर्मिनेटाइवम, नाम ही बता रहा है इसका। जर्मिनेट। यस सर। स्ट्रैटा मतलब तो लेयर हो गया, जर्मिनेट करा रही है। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ से सेल्स रिमूव होंगे तो इधर से ये सेल डिवाइड होगी और ये ऊपर खिसकती जाएगी, और फिर और डिवीजन होगा तो ये सेल्स खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच जाएंगी? टॉप मोस्ट लेयर में। ठीक है ना। अब जब ये टॉप मोस्ट लेयर में जाते जाते हैं तो जैसे जैसे अगर हम ये जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर, इनके बीच में हम ये कंपेयर करें कि इन सेल्स के अंदर केराटिन का अमाउंट कितना है, तो अगर केराटिनाइजेशन के लेवल की बात करोगे, केराटिनाइजेशन के लेवल की बात करोगे तो उसमें भी इंक्रीज कहां से कहां हो रहा है? जर्मिनेटाइवम से कॉर्नियम तक। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो जर्मिनेटाइवम है वहां से जब सेल्स ग्रो करते करते टॉप मोस्ट लेयर में जाते जाएंगे तो उनमें धीरे धीरे केराटिन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, तुम लोग को ये पता है कि केराटिन जो है ये किस टाइप का प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है? ग्लोबुलर। फाइब्रस। फाइब्रस है बेटा। हेयर्स देखो, हेयर किससे बने हुए हैं? फाइबर्स से। सॉरी सर। केराटिन है ना, तो फाइब्रस प्रोटीन है। तो अगर मैं कहूँ ये जो केराटिन है इस सेल में फाइबर्स जो है ये कम थे, फिर यहाँ पर और ज्यादा फाइबर सिक्रीट हो गए, फिर इधर और ज्यादा फाइबर्स हो गए, और टॉप मोस्ट लेयर में आते आते पूरे में केराटिन फाइबर ही डिपॉजिट हो गए। तो अगर सेल के साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में पूरा केराटिन ही भर जाएगा तो क्या वो सेल मेटाबॉलिज्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। नहीं सर। और फिर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से जो हमारी स्किन है उसमें लोअर लेयर से ऊपर जाते जाते जो सेल्स होती हैं उनमें केराटिन का अमाउंट बढ़ता चला जाता है, और टॉप मोस्ट लेयर में आते आते वो डेड हो जाते हैं। उस डेड लेयर को हम स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, और इसी लेयर में से सेल्स रिमूव होते जाते हैं, और बाकी जो सेल्स रिमूव होते जाते हैं उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं लोअर लेयर से। ठीक, तो कुछ इस तरीके का काम होता है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बोला कि जर्मिनेटाइवम जो है ये नए सेल्स बनाएगी और नए सेल्स ऊपर की लेयर्स में शिफ्ट होते जाएंगे। ये क्या हो रहा है? रीजनरेशन। ये रीजनरेशन हो रहा है। ठीक, यस सर। दिस इज द सेक्शन ऑफ स्किन। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि अभी नया आगे का जो टिश्यू है उसको, मतलब जो एपिथेलियम है उसको स्टार्ट करने में इट विल टेक टाइम। तो अभी जितना मैंने तुम्हें बताया इसमें अगर कोई जानकारी तुम्हें चाहिए, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। इज इट क्लियर जो कुछ बताया गया है? यस सर।
Yes, sir. ठीक, अब देखो मैंने तुम्हें कहा था ओरिएंटेशन में कि हमें खुद कैसे पढ़ना है इस बात की जानकारी हमको क्लास लेते समय लग जाएगी। अब Yes, तुम sir. अगर ये देखो कि मैंने इस क्लास में क्या किया है, तो मैंने इस क्लास में जो थियरी मुझे बतानी थी, जो कुछ मुझे बताना था, मैंने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्क्रीन पे देखो, फ्लो चार्ट। ये एक फ्लो चार्ट है और इसमें डायग्राम भी है, और ये जो चार्ट है इसमें आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी रिवीजन है। यस सर। ये टिश्यू से भी रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुमको भी क्या करना होगा, अब जैसे ये वाला था, ये एक्सप्लेनेशन देखो, पोर्टल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन, ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन अगर तुमने खुद समझ के बना ली तो ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जितने भी फीचर्स हैं, जो भी बातें हैं, वो सब हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ी। तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लेबलिंग जो तुम थियरी की उसमें डाल सकते हो, जैसे इसमें और भी डाला जा सकता है, एपिकल सरफेस और बेसल सरफेस। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ये सेल्स कैसी दिख रही हैं, किस टाइप की सेल्स है ये, कॉलमनर सेल्स हैं। अच्छा, कितनी लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, सिंगल लेयर। तो मैं इसको कौन सा एपिथेलियम बोल दूंगा, सिंपल। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बोल दूंगा। और अब यहीं पर अगर मेरे से पूछा जाए सिंपल कॉलमनर सेल का फीचर क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो उसका न्यूक्लियस है वो बेस पे ओब्लॉन्ग होता है। शेप कैसा है उसका, ओब्लॉन्ग। देखो चपटा होता है तो ओवल बोलते हैं, लेकिन चपटा हो, ओवल हो और लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट हो तो उसको ओब्लॉन्ग कह देते हैं। और इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो तुम यहीं पे लिख दो, टुवर्ड्स बेसल सरफेस। समझ आ रही बात। तो डायग्राम में ही सारी चीजें तुम मेंशन कर सकते हो, और जब एक बार इस डायग्राम को देख लोगे सारे पॉइंट्स यहाँ दिख जाएंगे, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। अब यही करना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वो थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे नोट्स बनाने हैं, डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, और ट्रिक्स बनानी है, निमोनिक्स बनाने हैं, और उनके थ्रू जो है बहुत सारी चीजों को याद करना है। कम में ज्यादा चाहिए, कम इनपुट में ज्यादा चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नंबर दे दो सर, अपना नंबर दे दो। बेटा नंबर ग्रुप में है, आप वहां से ले लेना। सर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, वो मैं नंबर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सक्षम। सक्षम, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें नंबर। सर जो डाउट्स हैं वो ग्रुप पे ही भेज सकते हैं या फिर आपको पर्सनली भेजना पड़ेगा? नहीं, ग्रुप पे भेजेंगे डाउट्स, ठीक है। ग्रुप उसी लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। वो बता दिया जाएगा आपको कैसे जो है डाउट्स हैंडलिंग होगी, ठीक है। यस सर। ओके देन, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओके बेटा।